अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं जहां हूं वो इंदौर 2 है और इस इलाके के भी विधायक रह चुके हैं माननीय कैलाश जी। उन्होंने ये नहीं कहा अपने भाषण में कि मैं चाहता था कि मैं हेलीकॉप्टर में घूमूं और मेरा बेटा विधायक बन जाए, उसको टिकट मिले और वो मंत्री बने। हालांकि उनकी मंशा यही रही होगी, लेकिन उनको टिकट मिला तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, प्रहलाद पटेल को टिकट मिला तो उनके भाई जालम सिंह को टिकट नहीं मिला। तो बीजेपी ने इस तरह से बड़ी चतुराई से अपने उन नेताओं के पर कतर दिए हैं जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली या बलशाली मानते थे। अब इंदौर 1 की बात यह है कि इंदौर 1 में जहां कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल चुनाव लड़ा चुके हैं, हरियाणा में सरकार बना चुके हैं, उनका दावा है। और बंगाल में तो 3 से 70 सीटें तक बढ़ा चुके हैं, 67 सीटें बढ़वा चुके थे वो। अब चिंता यह है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े नेता हैं और हमारे इलाके में रहते नहीं हैं। और यहाँ जो व्यक्ति रहता है, हमारा उम्मीदवार है, वो कोरोना काल में उसने हमारी बड़ी मदद की, हमारे घरों पे आया, अनाज भिजवाया, दवाइयां भिजवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम किया, हमारे सुख दुख में साथ आता है। तो अब दिक्कत यह कि यहाँ एक तो इंदौर का नेता है, कैलाश विजयवर्गीय जी के विज्ञापन चल रहे हैं, उसमें बार बार अनाउंसमेंट होता है कि देश के नेता, प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय, हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय। और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, नेता नहीं। तो लड़ाई नेता वर्सेस बेटा में हो गई है। और अब लोगों को ये लगने लगा है, पूरे प्रदेश में एक ही विचारधारा लोगों की देखने में आई कि जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की, जो हमारे संपर्क में है, जिससे हम कभी भी मिल सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। मोदी जी तो हमारी मदद करने आएंगे नहीं, कुछ परेशानी हुई तो मोदी जी तो हमारा काम करवाएंगे नहीं, बच्चों का एडमिशन करवाएंगे नहीं, हमारे लोकल नेता ही करवाएंगे। तो ये बड़ी परेशानी है। और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है इंदौर 1 में। और रोज कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, यहां तक कि रेलवे विभाग के रेल मंत्री आके घोषणा कर गए कि इंदौर 1 में जहां एक छोटा सा स्टेशन है लक्ष्मीबाई नगर, कह गए कि हम इस स्टेशन को बहुत महान बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत उड़ेंगी, उस इलाके में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जबकि इंदौर में ऑलरेडी 3 मेडिकल कॉलेज है ही। तो ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन फंस गई है कुर्सी। और शायद कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्थिति होगी। यही हाल मैंने अभी नरसिंहपुर में देखा, जहां प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार बना दिया गया। हम छिंदवाड़ा में कॉफी पी रहे थे तो वो आए कॉफी हाउस में, इंडियन कॉफी हाउस में, और उनसे काफी बात हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे भाई ने मेरे लिए सीट छोड़ी है, मुझे यहाँ फंसाया नहीं गया। लेकिन उनकी भी हालत में मुझे बाबुल सुप्रियो इन सबको देखकर याद आते हैं कि किस तरह कलेक्टर को तहसीलदार बना दिया गया, एसपी को थानेदार बना दिया गया, पीएचडी वाले व्यक्ति से कहा गया कि 12वीं की परीक्षा दे दे भाई। तो ऐसा लग रहा है, बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन जिस तरह की राजनीति के माहिर हैं कैलाश विजयवर्गीय, दिक्कत उनके सामने ये आ रही कि सामने वाला उम्मीदवार भी उस तरह की राजनीति में बहुत माहिर है। कैलाश विजयवर्गीय जितना फंड इकट्ठा कर सकते हैं, उससे ज्यादा फंड उस उम्मीदवार के पास अपने खुद के पास है। जितना कार्यक्रम, जितने संपर्क उस व्यक्ति के अपने क्षेत्र में है, कैलाश विजयवर्गीय तो 10 साल से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, तो उनके संपर्क इंदौर से कट गए थे, दिल्ली के नेता हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने इंदौर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। इंदौर आमतौर पर आरएसएस का गढ़ रहा है और यहाँ की 5-6 सीटें आरएसएस के गढ़ के रूप में है, उन्हें जीतना मुश्किल है। लेकिन इंदौर 1 में जो फांस बीजेपी के गले में फंसी है, इसके बहुत सारे सबक है। एक बात तो है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कट गया है, अब वो भी कह रहे कि मैंने अपना टिकट खुद स्वेच्छा से कटवाया है और दूसरे की मदद कर रहा हूं। तो दिलचस्प मुकाबला है। अभी हम पत्रकारिता में हमें बताया गया कि घोषणाएं नहीं करनी चाहिए कि ये जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन चुनाव का नतीजा बड़ा दिलचस्प होगा। राजीव जी।
जी, चुनाव का नतीजा दिलचस्प होगा और क्या फंस चुके हैं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर एक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा और सवाल आपके पास और फिर आता हूँ प्रशांत टंडन जी। नहीं, प्रशांत टंडन जी से पहले स्वामी जी के पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी के पास आता हूँ। लेकिन एक छोटा सवाल ये कि क्या कैलाश विजयवर्गीय हों या और तोमर हों या प्रहलाद पटेल हों, ये तमाम जो बड़े कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता, ये लोग अपने क्षेत्र में फंस चुके हैं क्या? ये बाहर निकल के आते और वहाँ दूसरे जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी मदद करते। बड़ा कद्दावर नेता है, 10-10 जगहों पे जाता है, ये सारी बातें होती, लेकिन यहाँ तो खुद अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली ऐसे लोगों को मैदान में उतार कर? नहीं, बीजेपी ने इन लोगों को एक दांव में फंसा दिया है। जिन 75 सीटों में हारे थे, उन 75 सीटों में बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गजों को खड़ा कर दिया। 3 महीने पहले नाम बता दिए। केवल जो 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद और 1 महासचिव है, इनमें से केवल 1 सीट है जो बीजेपी की थी और वो बीजेपी के भाई वहां जीते थे, लेकिन वो बड़े विवादास्पद रहे। और एक बात और मुझे समझ में आती कि मध्य प्रदेश में जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उन सब का वरद हस्त है रेत माफिया पर, दूसरे भू माफिया पर, और कुछ नेताओं का तो वरद हस्त है ड्रग्स माफिया पर भी। उन सबके शिष्य ये सारा काम करते हैं और ये बेपनाह, बे इंतहा, जिसकी सीमा नहीं, इतनी कमाई इन लोगों की है। ये भले ही चुनाव के घोषणा पत्र में अपनी संपत्ति 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ दिखाएं, लेकिन इनकी असली संपत्ति उससे कई गुना ज्यादा है। कुछ नेताओं की तो 100 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कर रही है, हर रोज अखबारों में पहले पेज के विज्ञापन है। नरेंद्र मोदी की सभा जिस दिन होती है, लगभग रोज ही हो रही है यहाँ तो हर रोज आधे पेज का विज्ञापन उसके लिए स्पेशल। पहले जो अखबार का पहला पन्ना, उसके आधे पेज का विज्ञापन होता है कि आज मोदी जी की सभा यहाँ है। इसके अलावा लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी जी की जितनी सभाएं हुई, उन सभाओं में भीड़ उनकी अपेक्षा से 1/3 से अधिक कहीं भी नहीं आई। जहां 50,000 लोगों की अपेक्षा थी, वहां 8,000 लोग आ रहे हैं। जहां 10,000 लोगों की उम्मीद थी, वहां 3,000 लोग आ रहे हैं। ये क्योंकि लोग अब नहीं आना चाहते भाषण सुनने के लिए। दूसरी बात है कि लोग थक गए एक ही एक तरह की भाषा सुनने। जैसे सतना में मोदी जी की सभा में 12-13 हजार लोग आए थे, उम्मीद थी कि 50,000 लोग आएंगे, नहीं आ रहे हैं लोग। छतरपुर में 15,000 लोगों से अधिक नहीं आए, 50,000 लोगों की भीड़ की संभावना थी। नीमच की सभा बड़ी चर्चित थी, उन्होंने कहा था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम ही नहीं था, तो इतने लोग नहीं आए। तो जिस जगह पर जितनी भीड़ आनी चाहिए उतनी भीड़ मोदी जी के लिए नहीं आ रही। और दूसरे नेता तो नाराज भी हो गए। नड्डा जी इंदौर आए थे, तो जब इंदौर जिले की एक सभा में वो गए तो 150 लोग भी नहीं थे। तो नड्डा जी उम्मीदवार पे बहुत नाराज हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे नाराज हुए। संघ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संस्कृत में शब्द श्लोक सुनाए और कहा कि तुम 200-150 लोगों के लिए मुझे बुला रहे हो, पार्टी अध्यक्ष को, तो तुम्हारी क्या हैसियत है। यानी लोग नड्डा जी को तो सुनने कौन आएगा, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या पेड वर्कर्स होंगे, लेकिन कोई इनको सुनने के लिए नहीं आना चाहता। तो इससे स्पष्ट है कि इन्हें अपनी हालत समझ में आ रही कि क्या हो सकता है। दूसरी बात है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े दिग्गज, जब अटल बिहारी वाजपेयी हार सकते हैं, संजय गांधी और इंदिरा गांधी हार सकती है, तो इन लोगों को कोई भ्रम नहीं है कि हम जीतेंगे ही। और सबसे बड़ी ग्लानि मुझे लगती है, अगर मैं पढ़ पाता किसी के मन की बात, तो मैं सोचता कितनी मुश्किल है किसी नेता को जो बेचारा लोकसभा चुनाव बार बार जीता है, 5 बार जीता हो, केंद्र में मंत्री बनाया हो, और उससे कहा गया कि जा विधानसभा चुनाव लड़के बता तो क्या हाल होगा। तो मुझे लगा कि अच्छा ही है कि हम राजनीति में नहीं है, और राजनीति में नहीं है तो बीजेपी की राजनीति में नहीं है। कम से कम हम अपनी बात खुल के कह तो सकते हैं। राजीव जी। जी, बिल्कुल।